Today we will read chapter 4 Air in Geography. In this chapter we will know about the air, and air is very essential for our life, and without air we can't survive in the environment. And everything like and the living things needs air for survival of life. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays. Without this blanket of protection, we would be waked alive by the heat of sun during day and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. स्टूडेंट्स आज हम जो है वो एयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि एयर जो होती है, एयर का मतलब क्या होता है? हवा हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होती है और बिना हवा के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी पर जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं उन सब में को एयर की नीड होती है, हवा की आवश्यकता होती है। चाहे वो ह्यूमंस है, चाहे वो पशु हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे वो पेड़ हैं, सबको एयर की नीड होती है। सभी ये क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं। हवा हमें कहाँ से मिलती है ना? एयर हमको एनवायरनमेंट से मिलता है। तो हमारी जो पृथ्वी है, जो कि एक बहुत ही बड़े ब्लैंकेट से कवर्ड है या चारों ओर से जो घिरी हुई है एयर से, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है ना? उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और ये जो वायुमंडल होता है, ठीक है, वो हमारी पृथ्वी के सराउंडेड होता है। जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं पृथ्वी पर, वो सभी एटमॉस्फेयर में अपने सर्वाइवल के लिए इस पर निर्भर रहती हैं। और एयर जो है हमें सांस लेने के लिए और हमें हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए आवश्यक होती है, सनरेज से बचाने के लिए आवश्यक होती है। बिना ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन के हम जो है एक तरीके से हीट जो सन होता है, जैसे आपने देखा सूर्य सुबह निकलता है और धीरे धीरे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गर्मी भी बढ़ जाती है। तो पूरे दिन क्या होता है? गर्म रहता है। जब और रात के समय क्या होता है? वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जैसी प्रेजेंस होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एनवायरनमेंट भी रहता है। इसलिए जो एयर मास ऑफ एयर होता है, जो कि टेम्परेचर के द्वारा बनता है और पृथ्वी के ऊपर ये जीवन को संभव बनाता है, इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो बिना एयर के हम सांस नहीं ले सकते। हमें ब्रीथ लेने के लिए जो है हवा की नीड होती है। क्या आप जानते हैं? डू यू नो, है ना? डू यू नो वाला पार्ट अब हम स्टडी करेंगे, ये वाला पार्ट। तो इसको समझ लेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई trapping the heat radiated from the earth. It is therefore called a greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in. However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retains increases the temperature of the earth. This is called global warming. This rise in temperature causes the snow in coldest parts of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animals in the long run. तो क्या आप ये सब जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है ना? तो वो उसके जब कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ होता है तो उससे ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है ना, उससे हीट जो है वो रेडिएट होती है पृथ्वी पर। पृथ्वी जो है वो गर्म होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और अर्थ जो होती है हमारी, जो पृथ्वी होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसलिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो पृथ्वी होती है वो गर्म रहती है और ग्रीन हाउस गैस बढ़ता रहता है। और जिससे क्या होता है कि जो गैस का प्रभाव है वो बढ़ता है, और गैस के प्रभाव से जो पृथ्वी होता है उसका टेम्परेचर भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है ना? जब पृथ्वी का जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उससे हीट जो बढ़ती है, और हीट बढ़ने से अगर हम देखें
तो हीट बढ़ने से क्या होता है, जब पृथ्वी पर जब हीट बढ़ती है तो उससे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो लगातार पिघलते रहते हैं, और जो ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं, और ये सब कुछ किसके कारण होता है, जैसे फैक्ट्री से धुआं निकलता है, कार से जो है कार्बन वगैरह ये सब जो निकलता है, उनके कारण जो है टेम्परेचर पृथ्वी पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और इसके बढ़ने से जब टेम्परेचर के कारण टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ता है तो उससे जो बर्फ़ होती है वो कोल्डेस्ट एरियाज़ के अंदर वो मेल्ट होती है, पिघलती है। उसका परिणाम ये होता है कि जो समुद्र का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती है, तटीय जो क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी जो परिवर्तन होते हैं क्लाइमेट के कारण, तो उन स्थानों पर जो है कुछ जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक रन नहीं कर पाते हैं, जीवित नहीं रह पाते हैं। क्योंकि आज के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं उसमें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, मीथेन गैस होता है। तो इस प्रकार की जो गैसेस होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में तेज़ी से बढ़ रही हैं। जितने भी हम एयर कंडीशनर वगैरह यूज़ करते हैं उससे जो है इस प्रकार की गैसेस क्रिएट होती है, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं, तो ये सब कहाँ जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में जाकर के विलीन हो जाती हैं, और इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आज इस समस्या से पूरा विश्व जो है वो जूझ रहा है। इसी के कारण हमारी जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। इसलिए जो स्लोगन है, क्योंकि एनवायरनमेंट डे जब हम मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो हर बार कोई ना कोई स्लोगन दिया जाता है कि हम पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं, हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट लगाने चाहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं, जिससे कि हम पृथ्वी को सुरक्षित रख सकें। नाउ वी विल रीड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या क्या जो है कंपोजिशंस होते हैं, उनके कंपोजिशन क्या हैं, कौन कौन सी गैसेस होती हैं। तो यहाँ पर ये चार्ट दिया हुआ है, चार्ट को आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। इस चार्ट में अगर आप समझेंगे तो नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% कितना होता है, ऑक्सीजन होता है। तो टोटल कितना हो गया, 21 और 78 99% हो गया। बाकी का जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, 0.93% जो होता है वो क्या होता है, आर्गन होता है। अन्य जो गैसेस होती हैं वो 0.04% होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये 100% हो जाता है। तो ये जितनी भी गैसेज हैं इन सभी गैसेस से मिलकर के हमारा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस पाई जाती हैं उनमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण गैस है वो है नाइट्रोजन, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है 78%। दूसरा जो नंबर आता है वो ऑक्सीजन का आता है और वो 21% पाई जाती है। जैसा आप सभी जानते हैं पेड़ जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो हमको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी गैसेज हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि एयर जो होती है हम जो कि सांस के द्वारा लेते हैं, वास्तव में उसमें बहुत सारी गैसेज जो हैं उनका मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी जो अन्य गैसेज होती हैं इनसे मिलकर के जो है एटमॉस्फेयर में बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये काफ़ी कम क्वांटिटी में पाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। इन गैसेस के अलावा कुछ भी छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी हवा में उपस्थित होते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। मैंने अभी आपको इस पाई चार्ट को समझा दिया है। इस पाई चार्ट के अंदर दे रखा है अलग अलग जो गैसेस होती है उनका अमाउंट दिया हुआ है कि वो कितने परसेंट में जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में उपलब्ध हैं। तो नाइट्रोजन 78% में है और ऑक्सीजन 21% में है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अन्य जो गैसेज होती हैं जैसे हीलियम होता है, ठीक है ना, ओजोन होता है, ठीक है। तो ये सभी गैसेज भी जो है पाई जाती है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट, है ना। नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो हवा में पाई जाती है। जब हम इसको इनहेल करते हैं, जब हम इसको सांस के माध्यम से खींचते हैं और जब हम इसको कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का हमारे लंग्स में जाता है फिर हम उसको छोड़ते हैं, ठीक है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है अपने सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक
नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, और ये सीधे तौर पर जो है वो हवा से नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। जो बैक्टीरिया होता है जो कि मिट्टी में रहता है या कुछ प्लांट्स की जड़ों में पाया जाता है वो सभी क्या है, नाइट्रोजन लेते हैं। और जो एयर होता है, एयर से जो नाइट्रोजन आता है वो जो परिवर्तित होता है प्लांट्स की फॉर्म में, तो उसको यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस होता है जो एयर में पाया जाता है। ह्यूमंस और एनिमल्स को जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं। ह्यूमंस होता है, एनिमल्स होते हैं, ये सभी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से एज दे ब्रीथ, जब वो सांस लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो हरे पौधे होते हैं, हरे पेड़ होते हैं, वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है एयर में वो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि वो सदैव क्या रहता है, वो स्थिर रहता है। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। अगर हम यदि हम पेड़ों को काटते हैं तो उससे क्या होता है, इसका जो संतुलन होता है वो डिस्टर्ब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पोर्टेंट गैस। इनके अलावा जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, CO2, है ना। आप पढ़ते हैं ना CO2 क्या होता है, तो CO2 जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को O2 बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट होता है गैस का 21% होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए जो है ना उसकी नीड होती है। ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए, है ना। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, और इनका जो अमाउंट, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है, उसकी जो मात्रा होती है, जो ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा रिलीज़ की जाती है, देखा जाता है कि वो उसका जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है जो प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, प्लांट के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है, जो कि एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाई बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth weather and climate. इसलिए जो बैलेंस होता है वो कब अपसेट होता है, जब होता है जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं। जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, या कोई भी तेल, ऑयल होता है, जब हम उसको जलाते हैं तो उससे क्या होता है, ये बैलेंस क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही कोल या ऑयल को जलाया जाता है, ठीक है, और बिलियन ऑफ टन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रत्येक वर्ष। उसका परिणाम ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है, और ये हमारे अर्थ के मौसम को और जलवायु को प्रभावित करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे वेदर और क्लाइमेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब हम ये पढ़ेंगे, नीचे आपको ये साइड में एक ब्लॉक दे रखा है, इसको स्टडी करेंगे कि आप जानते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्टडी करना है। ठीक है ना, तो इसमें दे रखा है कि आप जानते हैं व्हेन एयर इज़ हीटेड, है ना, जब एयर को हीट किया जाता है, इट एक्सपेंड्स, ये क्या होता है, इसका ये फैलता है, और बिकम्स लाइटर एंड गोज अप, है ना, और ये हल्का भी हो जाता है। कोल्ड एयर इज़ डेंसर एंड हैवी। जो कोल्ड एयर होता है वो कैसा होता है, घना होता है और भारी भी होता है। That is why it tends to sink down. When hot air rises, cold air from surroundings area rushes there to fill in the gap. That is how air circulation takes place. Okay, तो जो हम चर्चा कर रहे हैं, एक तो हीट की, है ना, एयर जब हीट होता है और एयर जब कोल्ड होता है वो डेंसर और हैवी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सिंक डाउन होता है जब हॉट एयर राइज होती है ना, और कोल्ड एयर क्या होता है, जो सराउंडिंग एरियाज में रस होता है उसका जब फैलता है एक तरीके से, तो वो गैप को क्या कर देता है, वो फिल कर देता है। ऐसा एयर में सर्कुलेशंस के कारण होता है, और ये क्योंकि इसको अगर हम देखें, जो एयर सर्कुलेशंस होता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है एक तरीके से। यहाँ पर कुछ अखबार की कटिंग्स दी हुई हैं, इनको आप एक बार देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक, है ना, जुरासिक एरा। ठीक है, टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स में आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग अनस्टॉपेबल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एट
है ना, ईयर हाई, इतना ईयर दे रखा है। दिस विंटर वॉज वार्म्ड ऑन रिकॉर्ड यूएस। तो बहुत सारे अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें ये दावा किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है, और आने वाले भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जो है टेम्परेचर लगातार पृथ्वी का क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। और उससे जो है जितने भी कोल्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो लगातार पिघल रहे हैं, उनसे जो सी वाटर का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उनके कोस्टल एरियाज़ में काफ़ी समस्या हो रही है, उनसे फ्लड्स आ रहे हैं, सुनामी वगैरह के आप बारे में सुना होगा आपने। बहुत सारी ऐसी जो है ना नेचुरल डिजास्टर्स इनके कारण क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग आज हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि हम लोग जो हैं अपने एनवायरनमेंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, है ना। जब हम ज़्यादा मात्रा में प्लांट लगाएंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। ठीक है, और ये भी कोशिश कर सकते हैं हम जितना भी फ्यूल है, स्मोक है, जैसे क्योंकि आज के युग में बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है लगातार, और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से जो है पॉल्यूशन भी जो है वो लगातार बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जितना कार्बन एमिशन होता है तो वो कार्बन एमिशन के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग लगातार इंक्रीज हो रहा है। नाउ वी विल रीड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में बताया गया है, कुल कितनी लेयर होती हैं। ठीक है, तो हम एक एक लेयर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है, मेसोस्फियर होता है, थर्मोस्फियर होता है, ठीक है, एक्सोस्फियर होता है। तो ये सभी जो लेयर हैं, इन लेयर, क्योंकि ये सभी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होते हैं, यहाँ पे दिया गया है। सबसे नीचे आप देखेंगे ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है, ठीक है, और फिर थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर है। तो ये सभी जो हैं क्या हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर होते हैं, है ना। आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जब हम पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर्स में बांट सकते हैं। इनमें जो 5 लेयर होती हैं उनमें सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फियर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा होता है मेसोस्फियर, चौथा होता है थर्मोस्फियर और पांचवा होता है एक्सोस्फियर। तो सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रोपोस्फियर क्या होता है। और तो ट्रोपोस्फियर जो है, ये जो लेयर होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, है ना। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो करीब 13 किलोमीटर होती है ना। और जब हम सांस लेते हैं, द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म्स अकर इन दिस लेयर। ये सभी जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। जहाँ पर हम सांस लेते हैं ना, हम ब्रीथ करते हैं, तो जितने भी ऑल वेदर फिनोमेनास होते हैं, चाहे वर्षा हो रही है, चाहे फॉग पड़ रहा है, चाहे हेल स्टॉर्म्स होते हैं, ये सभी इसी लेयर में क्या होते हैं, ये सभी घटित होता है। दूसरा जो होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फियर, जो सेकंड लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।